चलिए जी, बातें बंद। गुड आफ्टरनून सबको। गुड आफ्टरनून जी। बाकी सबको भी गुड आफ्टरनून जी। अभी ब्रेक के बाद लेक्चर की शुरुआत करेंगे और हमने लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट अभी शुरू करना है। जस्ट अभी ब्रेक से पहले हम लोगों ने कंप्लीट पार्टनरशिप एक्ट रिवाइज किया था जी, और अब फटाफट से एक छोटा सा चैप्टर, ये कह लो जितनी यूनिट थी आपकी थर्ड, उससे भी छोटा ये एक्ट है, बहुत आसान सा। ये हम लोग शुरू करेंगे जिसका नाम है द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। तो सबसे पहली बात तो जी, ये एक्ट क्यों आया, तो इसका सीधा सा सिंपल सा जवाब है, आसान सा, जो क्या है जी, सुनिएगा ध्यान से। 2008 से पहले की अगर बात करें तो अगर बिजनेस करना होता था तो दो ही ऑप्शन होते थे जी, जो मेजरली यूज होते थे, जिसमें एक था क्या, पार्टनरशिप, बोलो भाई, और दूसरा क्या होता था जी, कंपनी। अब पार्टनरशिप के अपने फायदे थे। क्या फायदे थे जी पार्टनरशिप के? हाँ जी, सबसे पहला यहाँ पे फायदा क्या था कि फ्लेक्सिबिलिटी होती थी। जैसा हमने पढ़ा, पार्टनर्स अपने हिसाब से क्या कर लेते थे जी, सारे डिसीजंस ले सकते थे, अपने एग्रीमेंट के अनुसार बिजनेस चला सकते थे। कंपनी में जो फायदा मिलता था वो किस चीज का मिलता था जी, यहाँ पे लिमिटेड लायबिलिटी होती थी, तो ये बहुत अच्छा बेनिफिट होता था। जबकि पार्टनरशिप का नुकसान ही क्या था, अनलिमिटेड लायबिलिटी, कि यहाँ पे लिमिटेड लायबिलिटी नहीं होती थी। बट जब कंपनी बनाते थे तो लिमिटेड लायबिलिटी का तो फायदा मिल जाता था, परंतु क्या होता था जी, ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है ये चली जाती थी, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती थी। आ गई बात समझ में? एक ऑप्शन क्या है जी, पार्टनरशिप, जिसमें फायदा क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी, नुकसान क्या, अनलिमिटेड लायबिलिटी। कंपनी बनाएंगे तो फायदा क्या, लिमिटेड लायबिलिटी, परंतु नुकसान क्या होता था जी, फ्लेक्सिबिलिटी चली जाती थी, आपको काफी सारे रूल्स का कंप्लायंस करना पड़ता था। जब आप इंटर में कंपनीज एक्ट पढ़ोगे तो वहां पे पता लगेगा कि एक कंपनी को चलाने के लिए कितने सारे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, क्या क्या चीजें देखोगे आप कि कैसे कंपनी के मैनेजमेंट करनी पड़ती है, डिविडेंड से रिलेटेड क्या चीजें हैं, तो वहां पे आपको पता चलेगा कि कितना कंप्लायंस करने के बाद एक कंपनी को ऑपरेट किया जाता है। तो 2008 में एक नया एक्ट, एक नया कंसेप्ट लाया गया, जब हमारी गवर्नमेंट को महसूस हुआ कि हमें जरूरत है एक और अल्टरनेटिव मोड ढूंढने की, और उसमें क्या किया गया जी, पार्टनरशिप जैसी फ्लेक्सिबिलिटी उठाई गई और कंपनी की लिमिटेड लायबिलिटी उठाई गई। यानी कि पार्टनरशिप में जो आपको लिमिटेड लायबिलिटी होती थी उसको क्या कर दिया गया जी, इस अल्टरनेटिव फॉर्म में हटा दिया गया, और उधर से जो कंपनी की फ्लेक्सिबिलिटी चली जाती थी उसको हटाया गया, या ये कह लो पार्टनरशिप से फ्लेक्सिबिलिटी को उठाया गया और कंपनी से किसको उठाया गया, लिमिटेड लायबिलिटी को। और एक नया कंसेप्ट लाया गया जिसका नाम क्या रखा गया, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, यानी कि एक नया कंसेप्ट लेकर के आए जिसका नाम क्या पड़ा, इन शॉर्ट एलएलपी। और वैसे अगर हम बोले तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, यानी कि एक ऐसी पार्टनरशिप जिसमें जो भी पार्टनर्स हैं उनकी लायबिलिटी कैसी हो जाएगी, लिमिटेड हो जाएगी, और फ्लेक्सिबिलिटी वैसी ही रहेगी। कंपनी जैसी लिमिटेड लायबिलिटी और पार्टनरशिप जैसी फ्लेक्सिबिलिटी। आई बात समझ में? इससे किसका जन्म हुआ, एलएलपी का। यही हमें पढ़ना है, एलएलपी एक्ट 2008। और आपके फाउंडेशन के सिलेबस के अनुसार अगर मैं बात करूं, सेक्शन 11 से 17 नियत से कर लेना और इसके फीचर्स पढ़ लेना। आई बात समझ में? उसके अलावा ऐसा सच कुछ नहीं है जो आपको यहां से बहुत अच्छे लेवल पे प्रिपेयर करना हो। एक क्वेश्चन आएगा 7 नंबर का, पक्का पक्का आएगा। ज्यादा कंटेंट अगर देना हुआ तो मैक्सिमम 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन दे सकते हैं, अन्यथा इसमें से एक ही क्वेश्चन आता है। छोटा सा चैप्टर है, बिल्कुल आसान सा है। शुरुआत करेंगे, इंट्रोडक्शन पार्ट क्या कहता है कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने 9 जनवरी 2008 को नोटिफाई कर दिया था क्या, बोलो भाई, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने एक नया एक्ट अनाउंस किया जिसका नाम क्या पड़ा जी, एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। ठीक है जी भाई, नोटिफाई बाद में हुआ था, इन ईयर को छोड़ देना आप, आपको सिर्फ ये याद करना है कि 2008 में आया था। ठीक है जी, जो कंसेप्ट है, अप्रूवल है 2008 में मिल गया था, ऑल्दो एप्लीकेबिलिटी 2009 तक चली गई थी। कह रहे जो बिल पास हुआ था वो पास हुआ था 12 दिसंबर को
ठीक है जी। और प्रेसिडेंट से एसेंट मिली थी 7 जनवरी 2009 को। एक्ट का नाम क्या पड़ा? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। ठीक है जी। एसेंट मिलने के बाद 9 जनवरी को, यहाँ पे 9 कर लेना भाई, नोटिफाई कर दिया गया था और पूरे भारत पे ये लागू होता है। अब ध्यान देना, ये एक्ट नया आया था। जब भी कोई एक्ट आते हैं जो अमेंडमेंट के बाद आते हैं तो उनमें ना प्रियम्बल में लिखा होता है टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ, इकट्ठा करने के लिए और अमेंड करने के लिए इस कानून को। जैसे कंपनीज एक्ट 2013 आया तो उसमें लिखा गया था कि ये आया है कंसोलिडेट और अमेंड करने के लिए उस लॉ को जो रिलेटेड है कंपनीज से पहले से। जबकि इसके पास ऐसा कुछ नहीं था, तो ये अमेंडमेंट नहीं लेकर के आए, ये नया लेकर के आया। क्या बोला कि दिस एक्ट हैव बीन इनेक्टेड टू मेक प्रोविजंस फॉर फॉर्मेशन एंड रेगुलेशंस ऑफ एलएलपी एंड फॉर द मैटर्स कनेक्टेड देयर विद और इन्सिडेंटल देयर टू। इस एक्ट को हम ला रहे हैं एलएलपी से रिलेटेड मुद्दों को देखने के लिए। एलएलपी कैसे बनेगी, एलएलपी कैसे रेगुलेट होगी, ये चीज बताई गई किसमें? एलएलपी एक्ट 2008 में। सेम चैप्टर आपका इंटर में आता है, सेम कंटेंट इंटर में आता है, बस एड ऑन कर दिया जाता है कुछ पार्टनर्स की ड्यूटीज और उससे रिलेटेड सेक्शंस को। और वहां पे जब दोबारा पढ़ाते हैं तो वहां पे आपको बताएंगे क्या कि फाउंडेशन में आपने किया था और ये सारा कंटेंट दोबारा आएगा, मैं पहले बता रहा हूं। इसको नियत से कर लेना। इवन आप चाहो तो स्टार्टिंग में भी अगर आप एलएलपी करो तो भी आप कर सकते हो, बस वहां पे कुछ एडिशनल प्रोविजंस आ जाते हैं और वो मुश्किल नहीं है। वहां पे आपको इतना याद करना है कि एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, कि ये काम करना है कैसे? एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। ये फॉर्म फाइल करना है कैसे? एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। तो सेम कंटेंट वहां आएगा एज इट इज, सिर्फ कलर थीम चेंज होगी, पूरा मॉड्यूल एज इट इज है आपका एलएलपी का आधा। आई बात समझ में? बोलो भाई। बस वहां पे एलएलपी के डिसोल्यूशन से रिलेटेड, अमलगमेशन से रिलेटेड और पार्टनर से रिलेटेड प्रोविजंस आते हैं। तो यहां जो कर रहे हो भूल मत जाना, आगे भी काम आएगा। एलएलपी एक्ट 2008 में 81 सेक्शन एंड 4 शेड्यूल्स हैं। छोटा सा 2 नंबर का क्वेश्चन अगर बनाए तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ये एलएलपी के चारों शेड्यूल क्या कहते हैं? सबसे पहला शेड्यूल बताता है कि जहां पे एलएलपी एग्रीमेंट ना बनाया हो, एलएलपी एग्रीमेंट में सब कुछ ना लिखा गया हो, तो शेड्यूल 1 में बताया है कि सभी पार्टनर्स की ड्यूटीज क्या रहेंगी, राइट्स क्या रहेंगे। एलएलपी और पार्टनर्स के आपस में क्या ड्यूटीज और राइट्स रहते हैं। वैसे तो जैसे पार्टनरशिप डीड बनती है यहाँ पे एलएलपी एग्रीमेंट बनता है, परंतु अगर एलएलपी एग्रीमेंट नहीं होता है तो क्या कर सकते हैं जी? बोलो भाई। शेड्यूल 1 आप एज इट इज उठा सकते हो। शेड्यूल 1 उठा सकते हो जिसमें सारे राइट्स और ड्यूटीज के बारे में लिखा होगा। किसके? पार्टनर्स के। कौन से? एलएलपी वाले। और एलएलपी के साथ उनका क्या रिलेशन है। सेकंड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल और फोर्थ शेड्यूल तीनों कन्वर्जन के बारे में बताते हैं। फर्म से एलएलपी बनानी है तो शेड्यूल 2, प्राइवेट कंपनी से बनानी है तो शेड्यूल 3 एंड अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी से बनानी है तो शेड्यूल 4। ठीक है जी। ये 3 शेड्यूल जो कन्वर्जन के बारे में बात करते हैं। 2 नंबर में काफी अच्छा क्वेश्चन है, भूलना मत। इसके अलावा लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड आरओसी को ड्यूटी सौंपी गई है, वो इससे रिलेटेड सारी चीजें बनाते हैं। एंड इट इज ऑल्सो टू बी नोटेड दैट पार्टनरशिप एक्ट 1932 नहीं लगता है, क्योंकि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 किसके लिए है? पार्टनरशिप के लिए। एलएलपी के लिए अपना अलग सेपरेट एक्ट है। एलएलपी वाले ये नहीं कहेंगे कि हमारे ऊपर पार्टनरशिप एक्ट लगा दो। उनके लिए तो क्या बना है जी? एलएलपी एक्ट 2008 है। अमेंडमेंट आई थी 2021 में, नया भी आ गया था एलएलपी अमेंडमेंट एक्ट 2021। जरूरत क्यों है? कम से कम 5 बार 7 बार ये चीज बार बार बताएंगे। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ओवरव्यू दे रहा हूं, रिपीट है जो मैंने शुरुआत में यहां से पढ़ाया है। जो चीज मैंने आपको यहां समझाई है ये बात अब काफी बार देखने को मिलेगी। लॉ मेकर्स को जरूरत महसूस हुई थी एक नया कानून लाने की, तो वो एलएलपी के लिए कानून लाए भारत की इकोनॉमी की ग्रोथ को देखते हुए। हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर जिस हिसाब से हमारी इकोनॉमी डेवलप कर रही थी, कॉर्पोरेट सेक्टर ग्रो कर रहा था, तो एक जरूरत महसूस हुई कि पार्टनरशिप जिसमें अनलिमिटेड लायबिलिटी है एक तरफ, दूसरी तरफ लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी जिसमें स्टैट्यूटरी गवर्निंग स्ट्रक्चर है, उसके अलावा हमें जरूरत है एक और हम क्या लेकर के आए? ऑप्शन लेकर के आए। तब जाकर के ये कह लो कि इन्वेंशन हुआ किसका? इंडिया में एलएलपी का। एक्ट का नहीं, एलएलपी का, जिसके लिए एक्ट बनाया गया एलएलपी एक्ट 2008। एलएलपी एक ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल है, जिसमें एक तरफ लिमिटेड लायबिलिटी के बेनिफिट हैं, दूसरी तरफ फ्लेक्सिबिलिटी है। एक तरफ आपके पास पार्टनरशिप जैसी फ्लेक्सिबिलिटी है, दूसरी तरफ आपके पास क्या है? कंपनी जैसी लिमिटेड लायबिलिटी मिलती है। तो कह रहे ये एक अच्छा ऑप्शन है जो सबके लिए अब आ चुका है। ठीक है जी। और ये मत सोचना कि ठीक है पता ही है, 4 नंबर का क्वेश्चन लिख लेना, डायरेक्ट क्वेश्चन 4 मार्क्स में आएगा। आ सकता है कि वाई एलएलपी इज इंट्रोड्यूस्ड, एलएलपी का कंसेप्ट क्यों आया था, एलएलपी एक्ट क्यों आया था।
तो बताना है कि एक तरफ पार्टनरशिप होता था, दूसरी तरफ कंपनी होती थी। व्हाट इज एलएलपी? एलएलपी एक नई फॉर्म है, लीगल एंटिटी है विद लिमिटेड लाइबिलिटी, अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल है जो ना सिर्फ लिमिटेड लाइबिलिटी के बेनिफिट देता है कम कंप्लायंस कॉस्ट पे, बल्कि फ्लेक्सिबिलिटी देता है पार्टनरशिप जैसी। एलएलपी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। एलएलपी अपने आप से मालिक है अपनी एसेट्स की, लाइबिलिटीज की। एलएलपी के पास सेपरेट लीगल एंटिटी है, यानी कि इसको अपने पार्टनर से अलग माना जाता है। आ गई बात समझ में? इसके पास परपेचुअल सक्सेशन है। एलएलपी एक बॉडी कॉर्पोरेट है जो अपने नाम पे काम कर सकती है, अपने नाम पे इशू कर सकती है, अपने नाम पे इशू हो सकती है, अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकती है, होल्ड कर सकती है, एक्वायर कर सकती है, सेल कर सकती है, और अपने नाम पे चाहे तो बोलो भाई बैंक अकाउंट भी ओपन कर सकती है। डन डन डन। जब 4 नंबर का क्वेश्चन आए एलएलपी को क्यों लाया गया तो ये लिख के आना है भाई। ओके, ये 5 पॉइंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसके बाद आता है डेफिनेशंस, जिसमें सबसे पहली डेफिनेशंस लिख लेना, डायरेक्ट क्वेश्चन 4 नंबर। बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन क्या है? तो बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन कुछ इस तरीके से दी गई है। वैसे तो याद आपको ऐसे रखना है, इसमें आता है जी क्या, इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी, इंडियन एलएलपी और फॉरेन एलएलपी। आई बात समझ में कि वैसे तो ऐसा है जी, बट लिखना पेपर में ऐसा ही है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लोज डी, क्या 21D बताता है, क्या बताता है कि बॉडी कॉर्पोरेट, सिर्फ ये डेफिनेशन यहां चलती है भाई एलएलपी में, कंपनीज एक्ट में बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन अलग है। यहां क्या बताया गया कि बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब है इट मींस अ कंपनी एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लोज 20, यानी कि इंडियन कंपनी की बात है भाई, क्योंकि वहां लिखा है कंपनी मींस अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनीज लॉ। ओके, यानी कंपनीज एक्ट 1956 की बात हो रही। तो पहली बात, बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब वो कंपनी जो सेक्शन 2 क्लोज 20 में बताई है। दूसरा, एक एलएलपी जो इस एक्ट के तहत बनी है। तीसरा, एक एलएलपी जो भारत के बाहर बनी है। एंड फोर्थ, एक ऐसी कंपनी जो भारत के बाहर बनी है, फॉरेन कंपनी। ये 4 बॉडी कॉर्पोरेट होती हैं। और बच्चा ये लिख के बोला आगे 4 नंबर मिलेंगे भाई, सिर्फ 2 नंबर। ये क्या बात कर रहे हो जी, मैंने चारों बता दी फिर भी 2 नंबर क्यों मिल रहे हैं मुझे? 2 नंबर इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि आपने ये बताया है क्या, ये नहीं बताया कि कौन सी है नहीं। ये रहे बाकी के 2 नंबर। आपको यह भी बताना है कि इस एक्ट के तहत बॉडी कॉर्पोरेट डज नॉट इंक्लूड अ कॉर्पोरेशन सोल, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी जो रजिस्टर्ड हुई है, ठीक है जी, किसी भी लॉ के तहत जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए बना है वो। आ गई बात समझ में? बोलो भाई, समझे क्या? एंड इसके अलावा कोई और बॉडी कॉर्पोरेट जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट बताती है कि ये बॉडी कॉर्पोरेट है, उसको भी इस एक्ट के तहत बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मानेंगे। किसको छोड़ के? इंडियन कंपनी को छोड़ के। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, बोला ये क्या लिखा है भाई? इसमें सिर्फ आप चाहो तो इतना लिख लेना, एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट विच द सेंट्रल गवर्नमेंट में नोटिफाई इन दिस बिहाफ। ब्रैकेट में ये लिखा है कि कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट उसको छोड़ के जो सेक्शन 2 क्लोज में 20 में बताई है, मतलब कंपनीज की बात हो रही है, इंडियन कंपनीज, इंडियन कंपनी। और देखो लिखा है ना लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, यानी कि कंपनी को और एलएलपी को छोड़ के कोई और अदर बॉडी कॉर्पोरेट, कि वैसे तो बेशक लिखा हो कि ये बॉडी कॉर्पोरेट है, लेकिन यहां पे उसको हम बॉडी कॉर्पोरेट ट्रीट नहीं करेंगे। ये बात समझे क्या? बोलो भाई, पक्का? ये 4 नंबर की डेफिनेशन है जो पेपर में आती है। ओके, बिजनेस का मतलब पढ़ लेना। बिजनेस का मतलब हर वो एक्टिविटी, हर वो ऑक्यूपेशन, ट्रेड, प्रोफेशन, सर्विस जो बिजनेस होता है, सिर्फ उसको छोड़ के जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने मना कर दिया है। जितने भी एलएलपी में पार्टनर होते हैं उनमें से 2 पर्संस को डेजिग्नेटेड पार्टनर यानी कि डीपी चूज करना पड़ता है कि ये मेन पार्टनर है। एलएलपी एक्ट का जितना भी कंप्लायंस है उस चीज के लिए डीपी क्या होते हैं जी, लायबल होते हैं। डीपी को क्या करना पड़ता है? एलएलपी में जितने भी कंप्लायंस है वो करवाने पड़ते हैं। डीपी वो पर्सन होता है जो लीगली एंटाइटल है, या कह लो जो लीगली रिकॉग्नाइजेबल है, या ये कह लो जो लीगली रिप्रेजेंट करता है एलएलपी को। वो कौन है? वो कौन है? डीपी है। आई बात समझ में? डीपी बोले तो डेजिग्नेटेड पार्टनर, जो लीगली शो करता है एलएलपी के बिहाफ पे, लीगल सारे कंप्लायंसेस करता है, सिग्नेचर पावर है जिसके पास। मैनेजमेंट सारे कर सकते हैं। डेजिग्नेटेड पार्टनर वही है जो सेक्शन 7 में बताया है, और सेक्शन 7 यही बताता है जो मैंने आपको अभी बताया है। एंटिटी का मतलब क्या है? कह रहे एंटिटी का मतलब है क्या? बॉडी कॉर्पोरेट। ठीक है जी, यानी कि वही 4 हो गए।
और इन सेक्शंस के लिए एक फर्म को भी एंटिटी मानते हैं, पार्टनरशिप फर्म को। ये पेपर में नहीं आते, बिजनेस डेजिग्नेटेड पार्टनर एंटिटी, अनटिल एंड अनलेस थोड़ा मुश्किल सा पेपर बनाना है और नंबर काटने तो 2 नंबर में आ सकते हैं, पर आप सबको पता होगा तो आप भूलना मत। सेक्शंस ना याद हो तो इतना लिखाना कि एंटिटी का मतलब बॉडी कॉर्पोरेट होता है और बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब ये 4 होते हैं, लेकिन कुछ सेक्शंस के लिए क्या किया जा सकता है, पार्टनरशिप फर्म को एंटिटी माना जा सकता है। अगली डेफिनेशन जो क्वेश्चन आ सकता है 3 नंबर में, 4 नंबर में या 2 में। 4 में मुझे लगता नहीं पूछेंगे, 2 या 3 में अच्छा सवाल है। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है आप सबको पता होगा। एलएलपी के लिए भी फाइनेंशियल ईयर का मतलब 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च ऑफ द फॉलोइंग ईयर जरूर लिखना। बच्चे लिखाते हैं 1 अप्रैल टू 31 डे ऑफ मार्च, फॉलोइंग ईयर अगले साल का 31 मार्च। आई बात समझ में? बोलो भाई। हाँ, लेकिन अगर कोई एलएलपी 30 सितंबर के बाद बनी है, यानी कि आधा साल बीत जाने के बाद बनी है, तो उसका फाइनेंशियल ईयर खत्म हो सकता है 31 मार्च ऑफ द फॉलोइंग ईयर, ना 31 मार्च ऑफ द ईयर नेक्स्ट फॉलोइंग दैट ईयर। यानी कि मान लो अगर 1 अक्टूबर 2025 को अगर कोई एलएलपी बनती है तो 31 मार्च 2026 को अपना फाइनेंशियल ईयर खत्म ना करके 31 मार्च 2027 को खत्म कर सकती है। ऐसा ही कुछ एग्जांपल यहां दिया गया है। देन इनकम टैक्स 1 अप्रैल से 31 मार्च चलाते हैं, तो यहां पे सेम ही फॉलो कर लिया गया है। अगली डेफिनेशन ये आ सकती है पेपर में। अभी तक 3 क्वेश्चन बता चुका हूं। पहला, एलएलपी को क्यों लाया गया, दूसरा बॉडी कॉर्पोरेट, तीसरा फाइनेंशियल ईयर। इसके बाद की डेफिनेशन आसान है भाई। फॉरेन एलएलपी जो बाहर बनी है, एलएलपी जो इस एक्ट के तहत बनी है, एलएलपी एग्रीमेंट जो पार्टनर्स आपस में करते हैं, जिसमें पार्टनर्स का आपस में रिलेशन बताया होगा और पार्टनर्स और एलएलपी का रिलेशन बताया होगा। पार्टनर कौन है, जिसका नाम एलएलपी एग्रीमेंट में आ गया, वही क्या है, पार्टनर। उसके बाद अगली मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन, डायरेक्ट या केस स्टडी, दोनों। नंबर पूरे 4, नंबर डिडक्ट होने के चांसेस ना के बराबर पूरी लिखोगे तो। क्या था यहाँ पे, 50 2 10 100 या 25 40 5 50? वेरी गुड। स्मॉल एलएलपी बोले तो 25 40 5 50, 25 40। आ गई बात समझ में? यानी कि जिसका कंट्रीब्यूशन 25 लाख से ज्यादा नहीं, एंड और नहीं लिखा, एंड जिसका टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा नहीं है प्रीसीडिंग ईयर का, वही क्या है जी, स्मॉल एलएलपी है। लिखना ऐसे होता है कि सच एलएलपी इन विच द कंट्रीब्यूशन डज नॉट एक्सीड ₹25 लाख और सच हायर अमाउंट, यानी कि वो हायर अमाउंट जो बताई जाए, कितनी बताई जाए, कितनी भी बता देंगे, बट वो हायर अमाउंट किससे ज्यादा नहीं हो सकती, 5 करोड़ से। पेपर में स्मॉल एलएलपी आए तुरंत लिख लेना 25 40 5 50, ये लाख लाख और ये करोड़ करोड़। आ गई बात समझ में? बोलो भाई, आ रही है क्या समझ में? 25 40 5 50 पहले यही लिखना, मैं फिर बता रहा हूं। पेपर में डेफिनेशन आए तो पहले यही लिखेंगे प्रॉपर, केस स्टडी आए तो भी यही लिखेंगे। पहले बताना पूरा, पहले पूरा बताना अपने को कि स्मॉल एलएलपी वो होती है जी जिसमें क्या होता है, जिसका कंट्रीब्यूशन 25 लाख से ज्यादा नहीं, या सच हायर अमाउंट जो भी बताई है, और वो हायर अमाउंट सरकार कभी भी 5 करोड़ से ज्यादा नहीं बता सकती। आई बात समझ में? और दूसरा, जिसका टर्नओवर, एंड वर्ड यूज करना है भाई, और मत लिखना, एंड जिसका टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा नहीं, या जो अमाउंट बताई गई है उससे ज्यादा, सच हायर अमाउंट, और वो हायर अमाउंट कभी भी 50 करोड़ से ज्यादा नहीं होती। 4 नंबर में डेफिनेशन आती है, बच्चा इतना लिख के आता है, 3 नंबर मिलते हैं, फिर सोचता है एक कहां गया, एक ये रहा, ये नहीं लिख के आते हैं। और वैसे तो ये चेक करनी है, और लिखा है, या फिर सच अदर रिक्वायरमेंट जो भी बता दी जाए टाइम टू टाइम, या जो सच टर्म्स एंड कंडीशन। कल को अगर सरकार कह देना ये 25 40 5 50, ये कुछ नहीं चेक करना, ये वाली चीज चेक करनी है। मान लो ये बता दिया कि प्लांट एंड मशीनरी इतने से ज्यादा नहीं होने चाहिए, तो सिर्फ वो चेक करेंगे, लिखा है और सच अदर रिक्वायरमेंट। मैं फिर कह रहा हूं, ये तीसरी लाइन भूल जाते हैं बच्चे, ये 2 लिखाते हैं क्योंकि याद ही ऐसे करते हैं। 25 40 5 50 बताया गया, कंट्रीब्यूशन टर्नओवर होता है इतना, ये जरूर याद रखना। पहले लिखा है एंड, और उसके बाद एक तीसरी चीज भी है और, या फिर कुछ और बता दे तो वो चीज याद रखनी।
यहां स्मॉल एलएलपी इंपॉर्टेंट है, वहां स्मॉल कंपनी होता है भाई, मैं फिर बता रहा हूं। स्मॉल कंपनी की लिमिट क्या है? 50, 2, 100। 50 क्या है? लाख, और बाकी सारे करोड़ हैं। और ये चेंज होके कितनी हो चुकी है? 4 और 40 करोड़। वहां भी बताऊंगा, बट बता दूं, वहां डेफिनेशन आए तो ये लिखना, फिर ये लिखना। केस स्टडी आए तो पहले ये लिखना, फिर ये लिखना, उसके बाद केस स्टडी आंसर करेंगे हमेशा 4 और 40 के अनुसार। केस स्टडी का आंसर देंगे 4 और 40 के अनुसार, और वैसे डेफिनेशन में पहले यही बताना है 50, 2, 100। आई बात समझ में? और 4, 40 पूरा बताना है। मैं फिर कह रहा हूं पूरा बताना है। कुछ बच्चे चंट बन जाते हैं, कुछ बच्चों को यह सिखा दिया जाता है कि 50 और 2 वाली अब बढ़ के 4 और 40 हो चुकी है, तो बच्चे 50 और 2 की जगह यहां पे 4 और 40 सीधा लिख के आते। गलत है भाई, आज भी कंपनीज एक्ट के सेक्शन में यही लिमिट पड़ी है। सेक्शन 2 क्लॉज 85 में आज भी यही लिमिट पड़ी है। रूल्स में चेंज किया गया है, तो पूरा लिखना है। ये वहां पे भी बता दूंगा, यहां वैसे बता दिया। यहां पे स्मॉल एलएलपी क्या होती है, ये आपका 4th क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन एलएलपी को क्यों लाया गया, दूसरा बॉडी कॉर्पोरेट, तीसरा फाइनेंशियल ईयर, एंड 4th स्मॉल एलएलपी। उसके बाद इतनी सी बात लिखी है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट एलएलपी पे अप्लाई नहीं होता। पार्टनर कौन बन सकता है, अगेन इंपॉर्टेंट है भाई, 2 नंबर में आ सकती है, पहले बता रहा हूं। कोई भी इंडिविजुअल या बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनर बन सकती है, और ये लाइन बहुत जरूरी है। इंडिविजुअल मतलब एक पर्सन, और बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब जो 4 पड़े हैं। यानी कि इंडियन कंपनी भी एलएलपी में पार्टनर बन सकती है, फॉरेन कंपनी भी एलएलपी में पार्टनर बन सकती है, इंडियन एलएलपी भी दूसरी एलएलपी में पार्टनर बन सकती है, और फॉरेन एलएलपी भी एलएलपी में पार्टनर बन सकती है। आई बात समझ में? बट कोई भी इंडिविजुअल पार्टनर नहीं बन पाएगा, ये वही चीज है जो आप सबको पता है। अगर वो अनसाउंड माइंड है, कोर्ट ने डिक्लेयर कर रखा है अभी तक, या वो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, या उसने इंसॉल्वेंसी के लिए अप्लाई कर दिया है, अभी डिसाइड नहीं हुआ है, तो अभी वो एलएलपी नहीं बना सकता। डन? डन? मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने होते हैं? कम से कम 2 पार्टनर होने चाहिए। कम से कम कितने पार्टनर होंगे? उठ जाओ जल्दी, स्मॉल एलएलपी सुनो, जल्दी उठ जाओ, स्मॉल एलएलपी सुनो। बैठ जाओ। कौन नहीं बन सकता पार्टनर? अनसाउंड माइंड है, माइनर है, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, जिसकी अभी एप्लीकेशन पेंडिंग है। कम से कम कितने पार्टनर होने चाहिए? 2। हर एलएलपी में कितने पार्टनर होंगे? कम से कम 2। और आगे वैसे बढ़ाएंगे, डीपी कितने होने चाहिए? कम से कम 2। आगे बात समझ में? अगर 2 ही पार्टनर है तो उन 2 ही को क्या माना जाएगा? डीपी माना जाएगा। आई बात समझ में? बोलो भाई, कितने पार्टनर होने चाहिए? 2। 2 में से कभी भी ऐसा होता है कि आपका नंबर रिड्यूस हो जाता है, तो ऐसा नहीं है कि एलएलपी को बंद कर देंगे, क्योंकि एलएलपी देखो क्या है, सेपरेट है, तो पार्टनर के चले जाने से उसको फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन कम से कम 2 चाहिए, उसी में से एक चला गया तो फर्क पड़ता है, बट बियरेबल है। 6 महीने का टाइम मिलता है। एलएलपी में पार्टनर हो गए 2 से कम, और एलएलपी बिजनेस चला रही है 6 महीने से ज्यादा घटे हुए मेंबर्स के साथ,
यानी कि एक पार्टनर के साथ अगर 6 महीने से ज्यादा बिजनेस चला लो तो ऐसा नहीं है एलएलपी बंद कर देंगे, एलएलपी फिर भी चलेगी, वरना तो बात उल्टी पड़ जाएगी ना कि पहले तो आप सेपरेट लीगल एंटिटी कह रहे हो, अब आप ऐसे कह रहे हो, तो उस इंसान के ऊपर बर्डन डाला जाएगा जो इकलौता पार्टनर अभी भी बिजनेस चला रहा है ड्यूरिंग द टाइम। अगर वो चलाए जा रहा है बिजनेस तो आफ्टर 6 मंथ, और उसको पता है कि तेरे पास अभी क्या है जी, एक ही पार्टनर है, फिर भी 6 महीने से ज्यादा बिजनेस चलाया जा रहा है, तो वो अकेला पर्सनली लायबल हो जाएगा। इन शॉर्ट ये कह लो वो लाइबिलिटीज एलएलपी के ना रह करके किसकी हो जाएंगी, उस पार्टनर की हो जाएंगे। ओके डन। इसके बाद आता है जी डेजिग्नेटेड पार्टनर। डेजिग्नेटेड पार्टनर का मतलब क्या होता है जी, वाह, डेजिग्नेटेड पार्टनर का मतलब डीपी होता है। सफल हो गए, बहुत बढ़िया है जी। जो लीगली एलएलपी को रिप्रेजेंट करता है, एलएलपी के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट करता है, साइनिंग अथॉरिटी दी जाती है, जिसको कंसीडर किया जाता है, वो डीपी कहलाता है। ऊपर यही लिखा था कि डीपी वो है जो सेक्शन 7 के अनुसार बता दिया जाए, और सेक्शन 7 क्या बताता है जी, सेक्शन 7 कहता है एवरी एलएलपी शैल हैव एटलीस्ट 2 डीपी, जो क्या होंगे जी, इंडिविजुअल्स होंगे, और उन दो में से एक कौन होना चाहिए जी, रेजिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। तो सर कल को आपने ये बोला कि बॉडी कॉर्पोरेट भी पार्टनर बन सकती हैं, तो क्या दो बॉडी कॉर्पोरेट मिलके क्या कर सकते हैं, एलएलपी बना सकती हैं? बिल्कुल बना सकती हैं, बट उसमें सिर्फ दो बॉडी कॉर्पोरेट है, कोई नेचुरल पर्सन नहीं है, तो उनको किन्हीं दो नेचुरल पर्सन को भी भेजना होगा जो क्या करेंगे जी, रिप्रेजेंट करेंगे किसको, एलएलपी में डीपी को। यानी कि इफ इन एन एलएलपी या इफ इन एलएलपी, एन नहीं आएगा भी, सॉरी, इफ इन एलएलपी ऑल द पार्टनर्स आर बॉडी कॉर्पोरेट, और विच इन विच जिसमें एक या एक से ज्यादा पार्टनर क्या है, इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट है, तो या तो एबीसी लिमिटेड और पीक्यूआर लिमिटेड ने एलएलपी बना ली, या मैं कह रहा हूं कि राम श्याम एबीसी लिमिटेड और पीक्यूआर लिमिटेड चारों ने मिलकर एलएलपी बना ली, तो एटलीस्ट दो इंडिविजुअल जरूर हो और उनमें से एक रेजिडेंट हो जो पार्टनर बने उस एलएलपी के, या नॉमिनी आए उस बॉडी कॉर्पोरेट के उठ करके, जो क्या रिप्रेजेंट करेंगे, डीपी को रिप्रेजेंट करेंगे। आई बात समझ में? और रेजिडेंट इन इंडिया का अर्थ क्या है सर, कह रहे इस चैप्टर के लिए रेजिडेंट इन इंडिया का मतलब है वो पर्सन जो कम से कम इंडिया में रहा हो, 120 दिन से कम ना रहा हो, यानी कि नॉट लेस देन 120 डेज, यानी कि मिनिमम 120 डेज के लिए अगर कोई इंडिया में रहा है तो इस चैप्टर के लिए हम उसको रेजिडेंट मान लेंगे। आई बात समझ में? मार्क कर लेना, पेपर में यही केस स्टडी एज इट इज उठ के आ गई थी कि देयर इज एन एलएलपी, एक एलएलपी है, हेलीकॉप्टर्स, इंडियन हेलीकॉप्टर्स एलएलपी नाम रखा है, 5 पार्टनर बनाए हैं, ए नॉन रेजिडेंट है, बी नॉन रेजिडेंट है, सी रेजिडेंट, डी रेजिडेंट, ई रेजिडेंट है। तो इस केस में कम से कम 2 लोग जो डीपी बनेंगे, कह रहे हैं ए और बी बन सकते हैं क्या, रूल क्या कहता है, एक रेजिडेंट होने चाहिए, यानी कि हेंस अगर ए और बी दोनों डीपी बनना चाहे तो वो पर्पस पूरा नहीं होगा। 2 डीपी बनने के लिए सी, डी और ई में से एक उठाना पड़ेगा इनको, और ए और बी में से कोई एक बन सकता है, क्योंकि 2 डीपी होने चाहिए, 2 में से एक रेजिडेंट होना चाहिए। ओके जी, डन। 1 मिनट का समय है, यहां तक पढ़ लो और बता दो कुछ पूछना है तो। हाँ जी, पढ़ लिया इतना, बताएं जी।
नहीं, ज्यादा भी बना सकते, मिनिमम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए, आपको 3 बनाने, 3 बना लो। एक ही होगा, एक होना चाहिए, एक रेजिडेंट होना चाहिए। हाँ 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 हाँ, ए बी और सी बना लो। डन। डन। श्योर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलएलपी यानी कि फीचर्स क्या है एलएलपी के। समझदार हो गई। आएगा क्वेश्चन, आ सकता है। कितने का? 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, ठीक है जी, कितने का भी आ सकता है। आ गई बात समझ में? हाँ तो सर क्या दिक्कत है, ऐसे ही आता होगा, एक्सप्लेन एनी 2 फीचर्स, 3 फीचर्स, 4 फीचर्स। कोई जरूरी नहीं है, आपको सीधा एक लिख करके देंगे और बोलेंगे यही वाला बताओ हमें। तो 4 नंबर में 2 पूछ सकते हैं, 2 नंबर में 1 पूछ सकते हैं, 6 नंबर में 3 पूछ सकते हैं। ये आपको चॉइस भी दे सकते हैं, अगर आप बहुत अच्छी किस्मत लेकर के पैदा हुए हो तो। आपको पता ही होगा बाकी आपकी किस्मत के बारे में। आ गई बात समझ में? हाँ जी, बहुत अच्छी किस्मत है मुझसे जो पढ़ रहे हो। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलएलपी, ठीक है जी। क्या कह रहे हो जी? आपसे तो छोटा ही मजाक है। हाँ जी, कोई कुछ कह रहा था? नहीं, ये तो कुछ नहीं कह रहा था, ऐसे नहीं बोलते। सुनो भाई, सीधी सी बात है, एलएलपी के कितने फीचर्स होते हैं जी? बोलो भाई। आपके सिलेबस में 16 फीचर्स दिए गए हैं, कितने भी आ सकते हैं। आई बात समझ में? पूरा तैयार होके जाना है जंग के लिए। 7 नंबर में पूछ ले, एक्सप्लेन एनी 14 फीचर्स। आई बात समझ में? अगर किस्मत बढ़िया है तो जोक सपाट कोई भी फीचर पूछ सकते हैं जी। ये फीचर पूछा है, भावुक होके डेफिनेशन मत बताने लग जाना, पहले बता रहा हूं, है ना, क्योंकि जंग की तैयारी पूरी कर रखी है जी। आन दे बॉडी कॉर्पोरेट 21D के अनुसार जी ये 4 होते हैं भाई, पहले पढ़ लेना। फीचर्स पूछे हैं क्या? फीचर्स अगर पूछे हो तो उसमें ये मत लिखना कि बॉडी कॉर्पोरेट कौन कौन होता है। डायरेक्ट वहीं से पढ़ा रहा हूं, वैसे यहां से भी कर सकते, बट यहां से फटाफट से कवर करेंगे। सबसे पहला फीचर, एलएलपी क्या है जी? बॉडी कॉर्पोरेट है। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब एलएलपी अपने नाम पे क्या कर सकती है जी? कॉन्टेक्ट कर सकती है, शू हो सकती है, शू कर सकती है, सेपरेट ट्रीट किया जाता है मेंबर से। एलएलपी का अपना एक अस्तित्व है, एलएलपी अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। ओके जी। दूसरा फीचर, परपेचुअल सक्सेशन होती है जी। एलएलपी को कोई फर्क नहीं पड़ता, पार्टनर्स में कम, पार्टनर्स में गो, एलएलपी रिमेन्स फॉर एवर। सेपरेट लीगल एंटिटी, पार्टनर एलएलपी की सेपरेट लीगल एंटिटी है। एलएलपी कैन ओन प्रॉपर्टी ऑन इट्स बिहाफ, एलएलपी कैन ओपन अ सेपरेट बैंक अकाउंट ऑन इट्स ओन बिहाफ, इट इज ट्रीटेड सेपरेट फ्रॉम इट्स पार्टनर्स। म्यूचुअल एजेंसी होती है? नहीं, कोई म्यूचुअल एजेंसी नहीं होती पार्टनर में। सारे पार्टनर एलएलपी के एजेंट होते हैं, जो भी काम पार्टनर्स करेंगे उसके लिए एलएलपी बाउंड होगी। ओके जी। पार्टनर्स आर एजेंट्स ऑफ एलएलपी अलोन, दे आर नॉट पार्टनर्स ऑफ ईच अदर। ओके भाई, डन। एलएलपी एग्रीमेंट वो एग्रीमेंट होता है जिसमें सारे म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज लिखे जाते हैं पार्टनर्स के, और अगर कल को अगर उन्होंने क्या नहीं किया जी, नहीं बनाए। हेलो, गुड आफ्टरनून। यस, नो, यस, नो। हाँ तो क्या जी? एलएलपी एग्रीमेंट अगर नहीं बनाया होगा तो फिर क्या होगा जी? शेड्यूल 1 लागू हो जाएगा। वेरी गुड, ठीक है जी, फोकस रखा करो सभी। अगर पार्टनर्स एलएलपी एग्रीमेंट नहीं बनाते हैं तो फिर सारी राइट्स एंड ड्यूटीज कौन बताएगा? शेड्यूल 1 बताएगा। आई बात समझ में? ओके। उसके बाद आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, एलएलपी आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है और क्या करता है जी? अपने बिहाफ पे सारे काम कर सकता है। अगेन वही बात लिखी है, बट एलएलपी की किस्मत आपके जैसी अच्छी नहीं है। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, इस कारण से ये बेचारे ना तो जेल में जा सकती है एलएलपी, ना शपथ ले सकती, ना इसका ब्याह हो सकता है, ब्याह नहीं तो तलाक नहीं, और बेचारी सीए भी नहीं कर सकती। आ गई बात समझ में? ठीक है जी।
आप लकी हैं, एलएलपी इतनी लकी नहीं है, वो बेचारी आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। तो अगर एलएलपी शादी का सपना संजोए भी तो वो पूरा नहीं हो सकता है, बेचारी सीए भी नहीं कर सकती। आप कितने लकी हो देखो। ठीक है जी। ये कौन कह रहा है एलएलपी आपके जैसी है? किसने बोला है ये? उसके बिहाफ पे बदला लिया है क्या तुमने? हाँ जी। हैं? ये भी डिसाइड हो गया? क्या बात है। 1 सेकेंड। छुट्टी वाले दिन संडे? ऐसे सोचा है क्या बैच भी ना लेना पड़े? चलो, ये झूठ है भाई, जो भी इस बच्चे ने बोला कोई सीरियस मत लेना। एलएलपी क्या है? एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है जो अपने आप से अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, शू कर सकते हैं, शू हो सकती है। ओके जी। कॉमन सील, कॉमन सील का अर्थ क्या होता है? एक तरीके की स्टाम्प जिससे साइन किए जाते हैं। तो एलएलपी को कोई मैंडेटरी नहीं है कॉमन सील रखे, क्योंकि एलएलपी के पास 2 डीपी हैं, वो सारे क्या करते हैं? सिग्नेचर वगैरह करते हैं। सर हम तो रखेंगे, हम तो कॉमन सील रखेंगे, तो उसके साथ भी क्या कर देना जी? रिस्पॉन्सिबल पर्सन के पास रखना, और अगर कभी भी कॉमन सील लगाओ तो 2 डीपी के साइन जरूर हो। ओके जी। लिमिटेड लाइबिलिटी मैं नहीं बता रहा, बहुत आसान है कि जितनी पार्टनर ने इन्वेस्टमेंट की है, कंट्रीब्यूशन किया, अगला उतना ही लायबल होता है। मैनेजमेंट भी आसान है, सारे पार्टनर करेंगे मैनेजमेंट, इतना लिखा है जी। मिनिमम 2 होते हैं, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं लगाई गई है, सिर्फ लॉफुल पर्पस के लिए काम करते हैं और प्रॉफिट कमाने के लिए। एलएलपी में इन्वेस्टिगेशन करवाई जा सकती है। अब यहां से जितने भी पॉइंट है ना, ये आप समझो, ये जो फीचर्स हैं आपके, इसके बाद वाले ये सारे फिर इंटर में थोड़े से एक्सप्लेन किए गए हैं सेक्शंस के साथ, कि एलएलपी कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट भी कर सकती है, दैट इज एलएलपी दूसरे एलएलपी के साथ अमलगमेशन, मर्जर ये कर सकते हैं। एलएलपी में कन्वर्जन अलाउड है, कोई फर्म कन्वर्ट हो सकती है एलएलपी में, यस, एज पर। प्राइवेट कंपनी कन्वर्ट हो सकती है एलएलपी में एज पर शेड्यूल 3। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हो सकती है एज पर। ओके जी। ओके, डन। ई फाइलिंग कह रहे जितने भी एलएलपी के डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं उनकी सबकी फाइलिंग होती है किस पे? www.mca.gov.in। अफिक्स्ड विद डिजिटल सिग्नेचर या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर ही होता है। वैसे चाहे तो पार्टनर भी कर सकता है, बट 2 डीपी के साइन होने चाहिए। फॉरेन एलएलपी कौन है? जो यहां से बन के नहीं आई, जो बाहर से बन के आई है, जिसका इनकॉर्पोरेशन, जिसका जन्म कहां हुआ है जी? अदर देन इंडिया, तो वो इंडिया में क्या कहलाएगी? फॉरेन एलएलपी कहलाएगी। ओके जी, बोलो भाई। और सिर्फ बाहर रजिस्टर्ड होने से नहीं, यहाँ प्लेस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, ये जरूर लिख देना भाई, तभी यहाँ के लिए वो क्या है? फॉरेन एलएलपी है, अन्यथा वो क्या नहीं है जी? फॉरेन एलएलपी नहीं होती। ओके, डन डन। बाकी बच्चे इधर वालों, सिर्फ तुम बताओ डन, बोला करो। मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट 4 नंबर का क्वेश्चन। जोक्स अबाउट ये क्वेश्चन आता है भाई, 4 नंबर में आया भी है। व्हाट आर द एडवांटेजेस? और फिर वही लिखना शुरू कर देते हो तुम। फ्लेक्सिबिलिटी थी, लिमिटेड लाइबिलिटी थी, इसको मिल गई। ये जवाब नहीं है, जवाब ये वाला है। बनाना आसान है, ठीक है जी। लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है, इजी टू डिसॉल्व है, फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, ऑपरेट करते हैं एग्रीमेंट के बेसिस पे। वो बातें लिख के आओगे तो 4 में से 2 नंबर पाओगे, ये सारी बताओगे तो 4 में से 4 पाओगे। आने दो, 1 मिनट और है, बता दो कुछ पूछना है तो।
चलो भाई, एलएलपी पे आखिरी बार सेक्शन 11 से 17, ठीक है जी। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सेक्शन 11, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। याद रखना, इनकॉर्पोरेशन मत बोलना, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट टाइटल दिया गया है। सेक्शन 11 विद सबसेक्शन विद क्लोज याद करना है, पक्का याद रखना इस चीज को। चार्ट तुम सबने बना रखे हैं, घर जाकर के बनाए थे, मुझे याद है, ठीक है जी। आई बात समझ में? उस टाइम कहा था ना बेटा घर जाके बना लोगे, अभी तो ठीक है, समय पे पूछूंगा फिर हंस के जवाब दोगे ना। रखे? चलो बहुत अच्छी बात है, बनाए। जिसने नहीं बनाए वो अब बना लेना। आइए शुरुआत करते हैं सेक्शन 11 की, इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी। सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 बताता है, इसमें कितने क्लोज आते हैं जी? 3 क्लोज आते हैं। बातें बंद और फटाफट से बता रहा हूं जी, ध्यान दीजिएगा। क्या कहता है सेक्शन 11? सेक्शन 11 कहता है जी, सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 कितने क्लोज? क्लोज ए, क्लोज बी और क्लोज सी। सुन लो फटाफट से अब। ये लो जी, सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 क्लोज ए क्या बताता है? ये बताता है जी, सबसेक्शन 1 में पहले ऐसा लिखना है, फॉर एलएलपी टू बी इनकॉर्पोरेटेड। एलएलपी बनाने के लिए, फॉर एलएलपी टू बी इनकॉर्पोरेटेड क्या करना है? क्लोज ए बताता है 2 या 2 से ज्यादा पर्सन होने चाहिए जो लॉफुल बिजनेस के लिए और प्रॉफिट्स को बांटने के लिए जुड़े हैं। सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 कहता है एक एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए क्लोज ए के तहत क्या चाहिए जी? 2 और मोर पर्सन फॉर ए लॉफुल बिजनेस विद प्रॉफिट मोटिव। समझे क्या? और क्लोज बी कहता है इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट फाइल कर देना विद सच फीस एंड इन सच फॉर्म एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। किसको? रजिस्ट्रार ऑफ एलएलपी को। कौन सी स्टेट का? जिस स्टेट में आपका एलएलपी का ऑफिस सिचुएटेड होने वाला है। सेक्शन 11 इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट सबसेक्शन 1 कहता है, सुन लेना, इसमें पूरा प्रोसीजर बताया कि आपको अपनी तरफ से क्या करना है। सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 कहता है एलएलपी को बनाने के लिए क्या करना जी? क्लोज ए के तहत 2 या 2 से ज्यादा पर्सन होने चाहिए। क्लोज बी के तहत इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट इन सच फॉर्म एंड विद सच फीस एज में बी प्रिस्क्राइब्ड किसके पास ले जाना? रजिस्ट्रार के पास, उस स्टेट के जिसमें आपका ऑफिस होने वाला है। समझे क्या? एंड क्लोज सी कहता है एक स्टेटमेंट भी फाइल करनी है जिसमें क्या लिखा होगा, यानी कि अ स्टेटमेंट शैल बी फाइल्ड अलोंग विद इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, जिसपे क्या होंगे जी? एक सीए या सीएस या कॉस्ट अकाउंटेंट यानी कि सीए जो आपके एलएलपी बनवा रहा है, एंड साथ में आप में से किसी एक के साइन होंगे। और उस स्टेटमेंट में लिखा होगा कि ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस एक्ट एंड ऑल द रूल्स आर कंप्लाइड विद। इस एक्ट के और सारे रूल्स का कंप्लायंस कर दिया है। जो चीजें, जो सारे रूल्स बने हैं किस चीज से रिलेटेड बने हैं जी? इनकॉर्पोरेशन या उससे रिलेटेड मैटर्स के। यानी कि सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 कहता है एलएलपी को बनाने के लिए क्लोज ए के तहत 2 और मोर पर्सन होने चाहिए, और क्लोज बी के तहत इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट फाइल करना, एंड क्लोज सी के तहत एक स्टेटमेंट फाइल करना जिसपे एक प्रोफेशनल के एंड आप में से किसी एक पार्टनर के क्या होंगे जी? सिग्नेचर होंगे, जिसमें लिखा होगा ऑल कंप्लायंसेस आर मेड रिलेटेड टू इनकॉर्पोरेशन। आ गई बात समझ में? ये सबसेक्शन 1 बताता है। सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 बताता है एलएलपी को बनाने के लिए क्लोज ए के तहत 2 या 2 से ज्यादा पर्सन हो, क्लोज बी के तहत इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट फाइल करना, क्लोज सी के तहत क्या करना जी? एक स्टेटमेंट बनाना। आ गई बात समझ में? बोलो भाई, बोलो भाई। डन। सबसेक्शन 2 क्या बताता है? कंटेंट्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, कि इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट उस फॉर्म में बनाना जो बताया गया है, उसमें एलएलपी का नाम बता देना, एलएलपी का बिजनेस बता देना, एलएलपी के रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस बता देना, पर्संस के नाम एड्रेस बता देना, एलएलपी के नाम एड्रेस बता देना, डीपी के नाम एड्रेस बता देना, एंड सच अदर इंफॉर्मेशन एज में बी
प्रिस्क्राइब्ड, यानी कि सबसेक्शन 2 बताता है जो आपने सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 क्लोज बी के तहत इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट फाइल किया है उसके कंटेंट्स क्या रहने वाले हैं। और कंटेंट्स क्या रहते हैं जी, बोलो भाई। नेम ऑफ एलएलपी, एड्रेस ऑफ एलएलपी, नेम ऑफ पार्टनर, एड्रेस ऑफ पार्टनर, नेम ऑफ डीपी, एड्रेस ऑफ डीपी, प्लेस ऑफ बिजनेस एंड सच अदर मैटर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। ओके जी, डन। ये पूरे पूरे याद कर लेना, मार्क्स नहीं कटेंगे जब सेक्शन सबसेक्शन क्लोज के साथ सब कुछ लिख के आओगे। एंड 3 क्या कहता है, 3 बताता है जी पनिशमेंट के बारे में। अगर कोई भी पर्सन जो स्टेटमेंट ऊपर बताई थी वो झूठी देता है, उसको पता है कि गलत है या उसे पता है कि सही नहीं है, तो पनिशमेंट मिलेगी, जेल हो सकती है 2 साल तक की, एंड जुर्माना लग सकता है कितना, कम से कम 10,000, जो कि जा सकता है किस तक, 5 लाख तक। ओके भाई, यानी कि इसमें बताई गई है सबसेक्शन 3 में क्या पनिशमेंट, सबसेक्शन 3 में क्या बताई गई है जी, पनिशमेंट बताई गई है। ओके डन। क्या बताई गई है इसमें, पनिशमेंट बताई गई है, किसमें, सबसेक्शन 3 में। डन। ये सेक्शन 11 पूरा होता है, फटाफट से रिवाइज करो। सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 कहता है फॉर एलएलपी टू बी इनकॉर्पोरेटेड, क्लोज ए के तहत 2 और मोर पर्सन, क्लोज बी के तहत इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट फाइल करना, क्लोज सी के तहत कंप्लायंस की स्टेटमेंट फाइल करना। सबसेक्शन 2 कंटेंट्स ऑफ आईडी, सबसेक्शन 3 पनिशमेंट। ज्यादा नहीं कह रहा, 11 से 17 पक्का आज रिवाइज कर लेना ताकि पैक हो जाएं घर जा करके, अभी नहीं, एक बार फिर से। 12 बहुत आसान है, अब सीधा यहां बता रहा हूं भाई, नोटिंग नहीं करवा रहा, यहीं लिख दूंगा कि सेक्शन 12 सबसेक्शन 1 कहता है, क्या कहता है सुन लेना। सेक्शन 12 सबसेक्शन 1, वैसे सेक्शन 12 का टाइटल क्या है, इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन, कि रजिस्ट्रार क्या कर देगा, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट आने के बाद इनकॉर्पोरेशन कर देगा। कैसे, सेक्शन 12 सबसेक्शन 1 के तहत चेक करेगा, क्या करेगा जी, सेक्शन 12 सबसेक्शन 1 के तहत चेक करेगा क्या, कि अगर सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 क्लोज ए, क्लोज बी, क्लोज सी, तीनों का क्या हो गया जी, कंप्लायंस हो गया है। क्या चेक करेगा, कि अगर तीनों का कंप्लायंस हो चुका है, कि अगर तीनों का कंप्लायंस हो गया तो चेक करके क्या कर देगा जी, क्लोज ए के तहत रजिस्टर करेगा। दोबारा से सुन लेना, सेक्शन 12 सबसेक्शन 1 कहता है व्हेन द रिक्वायरमेंट्स, पहले तो सिर्फ क्लोज बी और सी लिखा है, देखो कि क्लोज बी और सी सबसेक्शन 1 सेक्शन 11 का कंप्लायंस हो गया हो तो रजिस्ट्रार क्या करेगा, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को, फिर बीच में ये बोल दिया अनलेस आपने क्लोज ए ना तोड़ा हो उसी सबसेक्शन का, यानी कि सीधी सी बात आप डायरेक्ट लिख सकते हो, एज पर सेक्शन 12 सबसेक्शन 1 इफ द कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 क्लोज ए, बी एंड सी आर कंप्लाइड, कंप्लायंस हो चुका है, यानी कि सेक्शन 12 सबसेक्शन 1 स्टेट्स दैट इफ द कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 क्लोज ए, क्लोज बी एंड क्लोज सी इज मेड, तो इसके यानी कि इसके क्लोज ए के तहत सबसेक्शन 1, इसका सेक्शन 12 के सबसेक्शन 1 के क्लोज ए के तहत रजिस्टर कर देंगे, एंड क्लोज बी के तहत आपको सर्टिफिकेट दे देंगे कि मुबारक हो एलएलपी हुई है। आई बात समझ में, डन। सेक्शन 12 सबसेक्शन 1 क्लोज ए के तहत रजिस्टर करेंगे, क्लोज बी के तहत सर्टिफिकेट देंगे, कब, जब 11(1) एबीसी का कंप्लायंस हो चुका होगा तब। ओके जी, डन। सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 कहता है, क्या कहता है, सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 कहता है रजिस्ट्रार जो स्टेटमेंट आपने दी थी 11(1) सी के तहत, ठीक है जी, उसी को प्रूफ मानेंगे जब वो क्लोज ए के तहत क्या करेंगे जी, कंप्लाई कर रहे, दैट इज यहां पे जब रजिस्टर किया है, सॉरी वहां पे ये जो स्टेटमेंट दी है ये मान लेंगे कि उस सेक्शन का सबसेक्शन 1 क्लोज ए का कंप्लायंस हो गया, यानी कि 2 या 2 से ज्यादा लोग हैं आपके पास। किसी को कंफ्यूजन हो रही हो तो दोबारा से लिख देता हूं, यहां पे सेक्शन 12 सबसेक्शन 1 कहता है इफ 11(1) ए, बी, सी कंप्लाइड, तो ए के तहत रजिस्टर कर देंगे और बी के तहत सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देंगे। 2 ये कहता है 11(1) सी की स्टेटमेंट प्रूफ है, किस चीज का प्रूफ है, 11(1) ए का कंप्लायंस हो चुका है, कि आपके पास 2 लोग हैं,
एंड 3 कहता है कि सर्टिफिकेट जो इशू हुआ है अभी अभी ऊपर, इस पे साइन होंगे किसके, रजिस्ट्रार के, और ऑफिशियल सील लगी होगी। यानी कि सबसेक्शन 3 कहता है 12(1) ए के तहत, सॉरी बी के तहत जो सर्टिफिकेट मिला है वो साइंड एंड सील्ड होना चाहिए। ओके डन, ठीक है भाई। ये सेक्शन 12 कहता है, और सबसेक्शन 4 कहता है ये सर्टिफिकेट प्रूफ है कि एलएलपी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है। सेक्शन 11 हमारी तरफ से काम बताता है कि हमें क्या करना है एलएलपी को रजिस्टर करने के लिए। सेक्शन 12 काम बताता है किसकी तरफ से, रजिस्ट्रार की तरफ से। आ गई बात समझ में कि सेक्शन 12 सबसेक्शन 1 क्लोज ए, सेक्शन 12 सबसेक्शन 1 कहता है सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 क्लोज ए बी सी का कंप्लायंस हो गया है, तो यहाँ पे क्लोज ए के तहत रजिस्टर करेंगे और क्लोज बी के तहत सर्टिफिकेट देंगे। सबसेक्शन 2 कहता है 11(1)(c) के तहत जो स्टेटमेंट दी है वही प्रूफ है कि 11(1)(a) का कंप्लायंस कर दिया है। और सबसेक्शन 3 कहता है 12(1)(b) के तहत जो सर्टिफिकेट मिला है वो साइंड और सील्ड होना चाहिए, सील लगी होनी चाहिए। एंड सेक्शन 12 सबसेक्शन 4 कहता है जो सर्टिफिकेट मिला है वही प्रूफ है किस चीज का, एलएलपी इज इनकॉर्पोरेटेड। ओके डन। 13 सबसेक्शन याद हो तो अच्छी बात, नहीं हो तो कोई बात नहीं है बहुत आसान, सुन लो। 13 14 करवा के फिर 1 मिनट 2 मिनट का समय दे दूंगा रिकैप के लिए। या एक काम करो तुम अभी पहले फटाफट से 2 मिनट का समय है, दोनों रिवाइज कर लो, कोई डाउट हो तो पूछ लेना अभी। हो गया रिवाइज। अब सुनिएगा 13, सुन लो भाई। 13 में क्या लिखा है, 13 में बात होती है रजिस्टर्ड ऑफिस की। 4 सबसेक्शन बनाए हैं और चारों अलग अलग बात बताते हैं। सबसेक्शन 1 कहता है हर एलएलपी के पास रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए जहां पे हम कम्युनिकेशन कर सके, नोटिस वगैरह भेज सकें, यानी कि चिट्ठी पत्री रिसीव करने के लिए एलएलपी के पास क्या हो, रजिस्टर्ड ऑफिस हो, ऐसा सबसेक्शन 1 ने बोला। सबसेक्शन 2 ने क्या बोला, कोई भी डॉक्यूमेंट जो एलएलपी को भेजना है, सामने फोकस कर लो लास्ट बेंच, कोई भी डॉक्यूमेंट जो एलएलपी को भेजना है या पार्टनर को भेजना है या डीपी को भेजना है तो उसे बाय पोस्ट भेजा जा सकता है अंडर ए सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग या रजिस्टर्ड पोस्ट से या किसी और तरीके से, जो भी बताया गया है। भाई सीधी सी बात है, सबसेक्शन 1 ने बोला एलएलपी का रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए, और सबसेक्शन 2 ने बोला कभी भी अगर आप एलएलपी से कम्युनिकेशन करोगे
तो आप पोस्ट के थ्रू, रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू या जो भी मैनर है बताया है, आप रजिस्टर्ड ऑफिस पे भेज देना या उस एड्रेस पे जो एलएलपी ने डिक्लेयर किया था उस फॉर्म और उस मैनर में, एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, कि हमारे कम्युनिकेशन एड्रेस ये रहने वाला है, कोरेस्पोंडेंस के लिए ये एड्रेस रहेगा। समझे क्या? ये सबसेक्शन 2 कहता है। सबसेक्शन 3 आसान है, एलएलपी चाहे तो कभी भी अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करके नोटिस फाइल कर सकती है रजिस्ट्रार के पास इन सच फॉर्म एंड सच मैनर जो भी बताया गया है, और उसी के बाद क्या माना जाएगा, वो चेंज एप्लीकेबल हुआ है। और सबसेक्शन 4, अगर ऊपर वाले तीनों सबसेक्शन में से कुछ भी नहीं माना, या तो रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं है, एड्रेस नहीं है, या फिर आपने कम्युनिकेशन के लिए एड्रेस नहीं बताया, या आपने कभी चेंज करने के बाद नहीं बताया, तो 500 रुपए प्रतिदिन जुर्माना पेनल्टी लगेगी पार्टनर पे। कब तक? बोलो भाई, जब तक ये डिफॉल्ट गुड नहीं करते। मैक्सिमम 50,000 लगेगी। ओके जी। सबसेक्शन 2 कहता है कि जो एड्रेस आपने अभी बताया है उसी एड्रेस पे सारी चीजें भेजी जाएंगी रजिस्टर्ड ऑफिस पे, या जो एड्रेस एलएलपी ने बोला कि हमसे अगर कम्युनिकेशन करना है तो इस एड्रेस पे करना, तो कभी भी कोई पोस्ट या कोई और भी मेथड से अगर कोई डॉक्यूमेंट भेजा जाता है तो उस एड्रेस पे जाता है कि वो ऑफिशियल एड्रेस है। डन। उसके बाद सब सेक्शन 14, रजिस्ट्रेशन करवा के क्या मिलता है। ये सारे वैसे क्वेश्चन है, बता दो, और ये पेपर में आ चुका है डायरेक्ट क्वेश्चन, सारों पे ही लिखना है, तो अलग से कुछ लिखने की जरूरत है नहीं इस पे, साथ के साथ इंपॉर्टेंट है, पहले बता चुका। ये सेल्फ कर लेना कि शू हो सकती है, शू कर सकती है, प्रॉपर्टी रख सकती है, वो सारे काम कर सकती है जो लॉफुल एक बॉडी कॉर्पोरेट करती है, और कॉमन सील भी रख सकती है। डन। ओके जी, डन। इसके बाद 15, 16, 17 तीनों का कॉम्बिनेशन है, एक ही बारी में पढ़ेंगे। 15 सबसे आसान, सबसेक्शन 1 कहता है हर एलएलपी को अपने नाम के साथ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप या एलएलपी वर्ड लिखना है। हर एलएलपी को क्या लिखना है जी? अपने नाम के साथ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप लिखना या एलएलपी वर्ड लिख देना। समझे क्या? बोलो भाई। एंड सबसेक्शन 2 कहता है कोई भी एलएलपी रजिस्टर्ड नहीं हो सकती उस नाम के साथ जो सेंट्रल गवर्नमेंट को या तो अनडिजायरेबल लगता है या आइडेंटिकल में, यानी कि मिलता जुलता लगता है, कि ये तो याद दिलाता है किसी और एलएलपी की, किसी और कंपनी की, या किसी ट्रेडमार्क होल्डर की जिसने रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ले रखा है। ये छोटा सा सेक्शन है, सेक्शन 15, जिसके 2 सबसेक्शन है। सबसेक्शन 1 कहता है क्या, कि क्या करना जी? हर एलएलपी अपने नाम के साथ या तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप लिखे या एलएलपी वर्ड लिखेगी। सबसेक्शन 2 कहता है कोई भी एलएलपी रजिस्टर नहीं हो सकती उस नाम के साथ जो क्या किया गया हो, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनडिजायरेबल बता रखा हो या फिर मिलता जुलता हो किसी और एलएलपी कंपनी या ट्रेडमार्क के साथ। डन। दिस इज सेक्शन 15। एनीवन वांट्स टू आस्क एनीथिंग रिगार्डिंग सेक्शन 15? ओके जी। सेक्शन 16, रिजर्वेशन ऑफ नेम। किसी को लगता है कि मुझे अपनी एलएलपी बनानी है तो वो पहले से नाम रिजर्व करवा सकते हैं। 2 सिचुएशंस होती है इसमें, मुझे नई एलएलपी बनानी है तो भी मैं नाम रिजर्व करवा सकता हूं, इनको अपनी एग्जिस्टिंग एलएलपी का नाम बदलना है तो वो भी चेंज कर सकते हैं। आ गई बात समझ में? नाम रिजर्व करवा सकते हो पहले से। ठीक है जी, देखो क्या लिखा है। सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 कहता है एक पर्सन अप्लाई कर सकता है उस फॉर्म उस तरीके से उस फीस के साथ जो भी बताई गई है रजिस्ट्रार के पास, कि मैं चाहता हूं जी एक नाम रिजर्व कर दिया जाए मेरी प्रपोज्ड एलएलपी के लिए, नई एलएलपी है तो, या फिर मैं नाम बदलना चाहता हूं उसके लिए, ये नया नाम क्या कर दो जी? रिजर्व कर दो। समझे क्या? बोलो भाई। कृति? डन। सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 बताता है एक पर्सन नेम रिजर्वेशन के लिए एप्लीकेशन लगा सकता है, प्रपोज्ड एलएलपी के लिए भी, या फिर किस चीज के लिए भाई? सबसेक्शन 2 के तहत नाम चेंज करने के लिए रिजर्व करवा सकते हो। एंड सबसेक्शन 2 कहता है अपॉन रिसिप्ट ऑफ एन एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 1, कि जब रजिस्ट्रार के पास एप्लीकेशन आएगी और साथ में रजिस्ट्रार के पास फीस आ जाएगी, आई बात समझ में जी? तो क्या होगा, रजिस्ट्रार अगर उसे ठीक लगता है तो सारे रूल्स को ध्यान में रखते हो जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाए हैं, और ये चेक करके कि नाम ऐसा तो नहीं है ऐसे वाला, जो सबसेक्शन 2 के तहत क्या हो सकता है जी? रिजेक्ट हो सकता है, यानी कि जो मिलता जुलता हो, अनडिजायरेबल हो। सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 के तहत एप्लीकेशन लगाते हैं, सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 के तहत रजिस्ट्रार चेक करता है कि कहीं नाम ऐसा तो नहीं जो क्या हो जी? रिजर्व नहीं किया जा सकता, मतलब मना कर देंगे कि इसको रिजर्व नहीं करेंगे,
अगर वो रिजेक्ट हो रहा है सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 वाले प्रोविजंस के अनुसार, यानी कि अनडिजायरेबल वगैरह, अन्यथा उसको क्या कर देंगे, रिजर्व कर देंगे, यानी कि दैट द नेम बी रिजर्व्ड। अगर उसने कोई प्रोविजन नहीं तोड़ा है तो 3 महीने के लिए वो रिजर्व हो जाएगा। किस दिन से? फ्रॉम द डेट ऑफ इंटीमेशन बाय द रजिस्ट्रार। जिस दिन रजिस्ट्रार ने हमें बता दिया उस दिन से क्या हो जाएगा, नेम रिजर्व हो जाएगा। ओके ओके डन। नेम रिजर्वेशन समझ में आ गया? कुछ पूछना है? कुछ पूछना है? ये रिजर्वेशन के लिए था। अब आता है सेक्शन 17, जो आपके सेक्शन है फाउंडेशन में 11 से 17, उसमें लास्ट वन सेक्शन 17 कि आप चेंज भी करवा सकते हैं। किसका नाम? एलएलपी का नाम। सबसेक्शन 1 कहता है नॉट विथ स्टैंडिंग, जो तुमने पढ़ा 15 और 16 में, अगर गलती से 15 ने तो बोला कि नाम ऐसा होगा जो अनडिजायरेबल वगैरह नहीं होता, 16 में बोले नया नाम लेना है। अब चाहे तो कह लो गलती से 15 के तहत गलत नाम आ गया जी, या 16 के तहत नया नाम लिया तब वो अनडिजायरेबल वाला आ गया। आई बात समझ में? भाई लगता है गलती हो गई कि 15 या 16 के तहत गलती से एलएलपी ने जब पहला रजिस्ट्रेशन करवाया, या जब वो नई बॉडी कॉर्पोरेट के तहत रजिस्ट्रेशन करवाने आई, तो जब उसका रजिस्ट्रेशन हुआ, ठीक है जी, किस नाम से? किसी भी नाम से, यानी कि एक ऐसी एलएलपी जिसने जब क्या करवाया जी, रजिस्ट्रेशन करवाया, या जब उसने अपना नाम बदला, तो गलती से क्या हो गया जी, इज रजिस्टर्ड बाय अ नेम, जो मिलता जुलता है या याद दिलाता है किसकी? किसी और एलएलपी या कंपनी की, या फिर क्या करता है जी, किसी और के ट्रेडमार्क की। बाय चांस मिल गया तो फिर क्या करना जी, जब कंप्लेंट हो, मतलब जब ये वाली यहां पे लिखा है ना, देन ऑन एप्लीकेशन ऑफ सच एलएलपी, इसकी बात हो रही है जिससे मिलता जुलता है, या इस प्रोपराइटर की बात हो रही है कि जो ऊपर ए और बी में बताए हैं, या कंपनी की बात हो रही है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी एलएलपी को डायरेक्शन दे सकती है, हमारी वाली जो है, कि आप अपना नाम बदल लो जी, नया नाम ले लो 3 महीने के अंदर अंदर। इन शॉर्ट मैंने एक एलएलपी बनाई, या ये कह लो इन्होंने अपनी एलएलपी का नाम बदला, और गलती से मुझे जो नाम मिला या इसको जो नाम मिला वो मिलता जुलता है इस कंपनी या एलएलपी या ट्रेडमार्क होल्डर के नाम से। इनके एप्लीकेशन लगाने पे सेंट्रल गवर्नमेंट मुझे ऑर्डर दे सकती है सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 के तहत, आप अपना नाम बदल लो, या इसको कह सकते हैं कि ये अपना नाम बदल ले एलएलपी का। डन। और उसके लिए तकलीफ होनी चाहिए किसको? जिससे मिलता जुलता नाम दिया है, और इनको तकलीफ 3 साल में हो जाए, उसके बाद नहीं सुनेंगे। इट इज फर्दर प्रोवाइडेड दैट कि ये जो एप्लीकेशन है ट्रेडमार्क के प्रोपराइटर के द्वारा लगाई जाती है, ट्रेडमार्क के प्रोपराइटर के द्वारा 3 साल के अंदर अंदर लगा दे जी। जब मेरी एलएलपी नई बन गई या इसकी एलएलपी को नया नाम मिल गया, उसके 3 साल के अंदर की रजिस्ट्रार जी ये क्या कर दिया, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलेंगे रजिस्ट्रार ने क्या कर दिया, ये हमसे मिलते जुलते, हमारे ट्रेडमार्क से मिलता जुलता नाम दे दिया। ओके जी। अब मेरी एलएलपी बनी है, नई बनी है, मिलता जुलता नाम आ गया, मेरे पास ऑर्डर आ गया, तो मैं क्या करूंगा, सबसेक्शन 2 के तहत मैं अपना नाम बदल लूंगा। पता ही है आपको, आई बात, पता ही क्या, शक्ल से ही दिख रहा है साहब, भोला भाला से इंसान है, ठीक है जी, जो भी ऑर्डर आया होगा उसे मान लेगा, शरीफ हूं मैं, सीधी सी बात है, बताने की जरूरत क्यों पड़ रही है मुझे कि एक एलएलपी जब अपना नाम बदल ले, नया नाम ले ले, क्योंकि सबसेक्शन 1 के तहत ऑर्डर आया था, तो 15 दिन के अंदर अंदर क्या कर दूंगा, जिस दिन नाम बदला है रजिस्ट्रार को बता दूंगा, जनाब ये रहा सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर, ये रहा अपना नया नाम। और रजिस्ट्रार क्या करेगा जी, फिर वो बदलाव करेगा और मेरे को क्या कर देगा जी, जनाब ये लो 30 दिन के अंदर अंदर आपका नया नाम के साथ नया सर्टिफिकेट, और अब से मेरी एलएलपी का वो नाम हो जाएगा। आ गई बात समझ में? अब से क्या हो जाएगा, मेरी एलएलपी का वो नाम हो जाएगा। हेलो, भाई सीधी सी बात है, सेक्शन 17 कहता है सबसेक्शन 1 के तहत, क्या कहता है कि मेरे पास अगर ऑर्डर आया कि नेम क्या है जी, मिलता जुलता है, तो मैं क्या करूंगा जी, नाम बदलूंगा अपना, ठीक है जी। जब नाम बदला 15 दिन के अंदर रजिस्ट्रार को बताऊंगा, अगला 30 दिन के अंदर नया सर्टिफिकेट दे देगा। ओके, ये थी मेरी बात। अब इनकी बात, जैसा आपको पता है कि ऑर्डर आ गया फिर भी एलएलपी नाम नहीं बदल रही, इसकी एलएलपी को ऑर्डर आया है जनाब आपका नाम मिलता जुलता है, और जनाब कह रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर ऑर्डर का पालन नहीं किया। ऑर्डर का पालन कितने दिन में करना है, पढ़ा था ना, 3 महीने के अंदर अंदर। जनाब
कोई टेंशन ही नहीं ले रहे, अपा तो यही नाम चलाएंगे। आ गई बात समझ में? बोलो भाई। भाई फॉर एग्जाम्पल इसने एलएलपी बना रखी थी, हम ही हैं एलएलपी इस नाम से। आई बात समझ में? हम ही हैं या हम ही सब कुछ हैं। इस नाम से एलएलपी बना रखी थी और अकड़ पूरी है, बोला नाम नहीं बदलते। ऑर्डर आने के बाद भी डायरेक्शन का कंप्लायंस नहीं किया तो सेंट्रल गवर्नमेंट बार बार इंतजार नहीं करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट सीधा क्या कर देगी, नया नाम इशू करके भेज देगी रजिस्ट्रार के पास, और रजिस्ट्रार अपने आप से नए नाम से नया सर्टिफिकेट बना के पुराना नाम हटा के आपको भेज देगा। हम ही एलएलपी थी, नाम मिलता जुलता था, बदल दिया, ठीक है जी, कुछ भी नहीं हो एलएलपी। इसने रख रखा था हम ही सब हैं एलएलपी, नाम बदल दिया, कुछ भी नहीं हो तुम एलएलपी। आई बात समझ में? असली एलएलपी नाम रख दिया, नकली एलएलपी। आई बात समझ में? कुछ भी नंबर 1 एलएलपी, ठीक है जी, नाम रख के भेज दिया, नंबर लास्ट एलएलपी। कुछ भी ऐसा अपने आप से सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर देगी जी, नाम चेंज करके भेज देगी कि ये क्या है जी, आपका नया नाम है। अब भाई को पसंद ना आ रहा हो तो भाई, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने नाम से नाम भेज दिया, रजिस्ट्रार ने नया सर्टिफिकेट भेज दिया, तो इसको नहीं रोकेंगे। नथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन सबसेक्शन शेल प्रिवेंट एलएलपी, वो चाहे तो बाद में अपना नाम बदल सकती है एज पर सेक्शन 16, यानी कि नया नाम ले सकते हैं एप्लीकेशन लगा करके। आ गई बात समझ में? 2 मिनट का समय है या 3 मिनट का समय ले लो, 15, 16, 17 में कोई भी डाउट है तो पूछ लेना। 15 ने बताया नाम कैसा होना चाहिए, एलएलपी लिखा होगा, अनडिजायरस ना हो। 16 ने रिजर्व के लिए बताया, 17 ने ऑर्डर बताया कि ऑर्डर आ सकता है। ओके, डन। तो इसके बाद अब हम ये डिफरेंस, वैसे सुबह पार्टनरशिप पढ़ा, दोपहर को एलएलपी पढ़ा, दोनों में क्या डिफरेंस है आइए पढ़ते हैं। पहले तो डेफिनेशन लिखना, भाई फिर से बता रहा हूं। दूसरे नंबर पे लिखना एलएलपी, एलएलपी एक्ट, पार्टनरशिप, पार्टनरशिप एक्ट। एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट होती है, पार्टनरशिप बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होती है। एलएलपी में सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, पार्टनरशिप में सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है। एलएलपी बनती है, हाँ जी क्या हुआ, क्या कह रहे हो? भाई एलएलपी कैसे बनती है जी, एज पर एलएलपी एक्ट बनती है। और पार्टनरशिप कैसे बनती है जी, एग्रीमेंट से बनती है। रिस्पॉन्ड कर लो कुछ। एलएलपी का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन वॉलंटरी होता है। एलएलपी के पास परपेचुअल सक्सेशन होती है, पार्टनरशिप के पास नहीं होती। एलएलपी के नाम के साथ किसका नाम जुड़ता है, एलएलपी का। एलएलपी लिखना जरूरी है, जबकि पार्टनरशिप के लिए एज सच कोई गाइडलाइंस नहीं होती। एलएलपी में लायबिलिटी लिमिटेड होती है, पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। एलएलपी में म्यूचुअल एजेंसी नहीं होती, सिर्फ एलएलपी के लिए बाउंड है एजेंट्स, जबकि पार्टनरशिप में सभी पार्टनर्स में म्यूचुअल एजेंसी होती है। एलएलपी में डीपी होते हैं, पार्टनरशिप में ऐसा कुछ नहीं होता। एलएलपी चाहे तो कॉमन सील रख सकती है, पार्टनरशिप में ऐसा कुछ नहीं होता। एलएलपी के लीगल कंप्लायंस कौन करवाते हैं, डीपी करवाते हैं, जबकि पार्टनरशिप में सारे पार्टनर करवा सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, ये पक्का लिख के आना, पेपर में लगना चाहिए, आपने काफी अच्छे लेवल पे तैयारी की है। एलएलपी को मैंडेटरी है ये वाली चीजें फाइल करना, एनुअल स्टेटमेंट याद करना है, स्टेटमेंट ऑफ सोल्वेंसी और एनुअल रिटर्न हर साल। पार्टनरशिप के लिए एज सच कुछ प्रोविजंस नहीं बनाए गए हैं।
क्या फॉरेनर एलएलपी में पार्टनर बन सकता है? यस, जबकि पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता। एलएलपी में माइनर ना पार्टनर बन सकता ना एडमिट हो सकता, जबकि पार्टनरशिप में छोटे बच्चे क्या हो सकते हैं जी? प्रायर कंसेंट से पार्टनरशिप में आ सकते हैं। ओके जी। एलएलपी और कंपनी में क्या डिफरेंस है? ये कंपनीज एक्ट पढ़ने के बाद पढ़ लेंगे, अभी करवा दूं या फिर हैं? सो एलएलपी की रिवीजन पूरी होती है जी। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में कंपनीज एक्ट के साथ। टिल देन, बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर। थैंक यू, दैट्स इट फॉर द डे। अपना ध्यान रखें, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखें और खूब मन लगा के पढ़ाई करें।